स्टार्टिंग विद आवर टॉपिक अल्काइल हैलाइड्स, हमारा जो टॉपिक है तो उसमें बेटा हम अल्काइल हैलाइड्स को पढ़ते हैं कि अल्काइल हैलाइड्स होते क्या हैं। तो बेटा अल्काइल हैलाइड्स बेसिकली जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, हेलोजन डेरिवेटिव होते हैं अल्केन्स के। दे आर बेसिकली हेलोजन डेरिवेटिव, मतलब अल्केन के साथ जब हेलोजन आके लग जाता है हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स। ठीक है। अच्छा, मोनो भी होते हैं, डाई भी होते हैं, ट्राई भी होते हैं, भी डिस्कस करते हैं। मतलब ये कैसे कैसे दिखते हैं सर, या को ऐसे दिखते हैं कि लाइक आपके पास ये एक कार्बन का अल्केन है जिसके साथ एक हेलोजन लगा हुआ है। इस तरह भी हो सकता है सर ये, और इसी तरह भी हो सकता है सर ये एक कार्बन का अल्केन और इससे दो हेलोजन लगे हुए हैं X2 करके। ठीक है। इसी तरह सर ऐसे भी हो सकता है कि एक कार्बन का अल्केन है और इसके साथ तीन हेलोजन लगे हुए हैं, कार्बन की वैलेंसी हमेशा 4 रहेगी। और सर लाइक दिस एक कार्बन का अल्केन और उससे चारों हेलोजेंस लगे हुए हैं। तो सर हम इनको क्या बोलते हैं, तो बेसिकली ये कहलाता है आपके पास मोनो हेलो अल्केन। ठीक है, मोनो हेलो अल्केन। इसको आप बोलते हैं डाई हेलो अल्केन। अब हेलोजन के अंदर आपके पास क्लासिफिकेशन होती है, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो। ये आपके पास होता है बच्चे ट्राई हेलो अल्केन, और ये आपके पास होता है टेट्रा हेलो अल्केन। सही, सिंपल सी कहानी है। अब इसके अंदर डाई हेलो ट्राई हेलो टेट्रा हेलो की फर्दर कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, लेकिन आपके पास मोनो हेलो अल्केन्स की फर्दर क्लासिफिकेशन है। तो मोनो हेलो अल्केन्स फर्दर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स। ठीक है, यस बेटे। मोनो हेलो अल्केन्स फर्दर क्लासिफाइड, फर्दर हम मोनो हेलो अल्केन्स को क्लासिफाई करते हैं। तो अगर हम देखें तो ये फर्दर आपके पास तीन टाइप्स के अंदर क्लासिफाई होते हैं बेटा। वो तीन टाइप्स कौन कौन सी होती है, तो तीन टाइप आप पहले पढ़ के आ चुके हैं, मल्टीपल टाइम्स आपने देखी है। इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी। ठीक है। तो मोनो हेलो अल्केन्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स विच इज बेसिकली प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। अच्छा जी, प्राइमरी जो होता है बच्चे, हम इसको प्राइमरी भी कहते हैं या इसको आसान लफ्जों में 1 डिग्री भी कहते हैं। 1 डिग्री हेलो अल्केन। सेकेंडरी भी कहते हैं इसको, और हम इसको 2 डिग्री भी कह सकते हैं। ठीक है। और सेकेंडरी के अलावा तीसरा वाला होता है, वो कौन सा होता है बेटा, टर्शियरी होता है, जिसको हम 3 डिग्री भी कहते हैं। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में आपके पास एक क्लासीफायर होता है। अब इसमें डेफिनेशन क्या होती है और इसमें कमाल की चीज क्या है। तो सर 1 डिग्री का मतलब क्या होता है, 1 डिग्री का मतलब होता है कि फर्दर अटैच्ड टू वन कार्बन। ठीक है, इसको बोलेंगे फर्दर अटैच टू टू कार्बन। ठीक है, फर्दर अटैच टू थ्री कार्बन। अच्छा जी, ये बहुत खौफनाक कलर मेरे सामने आ गया था, लेकिन मैंने अभी यूज कर लिया इसको। अब 1 डिग्री के अंदर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने होते हैं, ये आपसे पूछ सकता है कि 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड के अंदर आपके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने होते हैं। तो बेटे 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स के अंदर आपके पास जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं वो 2 होते हैं या 3 होते हैं। मैं कैसे बता सकता हूँ, अच्छा इसको जरा देखिएगा, बुक की मैं एक चीज बता देता हूँ कि बुक के अंदर आपके पास इस तरह लिखा हुआ है, इस तरह लिखा हुआ है लाइक दिस, CH2Cl
और ये CH3। अब इसको क्या बोलेंगे आप, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो डेफिनेशन कहती है कि हेलोजन एक ऐसे कार्बन से अटैच है जो फर्दर एक कार्बन से अटैच है। हेलोजन इज अटैच टू दैट कार्बन विच इज फर्दर अटैच विद वन अदर कार्बन अनदर कार्बन। तो इसको आप क्या बोलेंगे बेटा, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड बोलेंगे इसको। इसको क्या बोलेंगे, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। अब इसको जरा देखें, इसको अगर इस तरह लिखूं कि हेलोजन इज अटैच to that carbon which is further attached with two other carbons। ये आपके पास फर्दर दो अदर कार्बन से अटैच है, ठीक है। बैलेंस करने के लिए एक हाइड्रोजन लगेगा, तो दिस कार्बन इज कॉल्ड एज 2 डिग्री कार्बन। क्या बोलेंगे, 2 डिग्री। और ओवरऑल जो आपके पास ये कंपाउंड होगा ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड होगा। 3 डिग्री एग्जैक्टली सेम होगा आपके पास, Cl और यहाँ पर C और ये CH3। हेलोजन इज अटैच्ड टू दैट कार्बन व्हिच इज फर्दर अटैच्ड विद 3 अदर कार्बन्स, ठीक है। तो ये जो आपके पास होगा बच्चे, ये आपके पास आ जाएगा 3 डिग्री कार्बन। प्राइमरी पे आ रहा हूँ बेटा, प्राइमरी से शुरू किया, प्राइमरी पे खत्म करूंगा। अच्छा, यहाँ पर तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पर अगर मैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन की बात करूँ, कोई यहाँ पे बहस नहीं है, कोई डिबेट नहीं है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन की बात की जाए तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आपने ओवरऑल नहीं बताने, आपने 2 डिग्री कार्बन के बताने। तो 2 डिग्री कार्बन के जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वो हमेशा किसके बराबर रहेंगे, 1 के बराबर रहेंगे। और 3 डिग्री के अंदर जो आपके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वो आपके पास 0 के बराबर होंगे, ठीक है। अब इस वाली मिसाल को देखें। इस वाली मिसाल के अंदर आपके पास एक तो मैंने ये वाली मिसाल दे दी आपको, ठीक हो गया। एक और मिसाल है आपके पास इस तरीके से, Cl is attached to CH3। यस, क्लोरीन इस या हेलोजन इज अटैच टू वन कार्बन। हेलोजन एक कार्बन से अटैच है जो फर्दर किसी और कार्बन से अटैच नजर नहीं आ रहा, जो फर्दर किसी और कार्बन से अटैच नहीं नजर आ रहा। तो बुक ने इसको भी क्लासिफाई किया हुआ है बेटा किसके अंदर, प्राइमरी कार्बन के अंदर, 1 डिग्री कार्बन के अंदर। तो ऊपर वाला भी 1 डिग्री कार्बन है और नीचे वाला भी 1 डिग्री कार्बन है। ऊपर वाला भी 1 डिग्री कार्बन हो गया और नीचे वाला भी 1 डिग्री कार्बन हो गया। 1 डिग्री कार्बन क्या हुआ कि आपके पास हेलोजन ऐसे कार्बन से अटैच है जो फर्दर कार्बन से अटैच हो गया, तो ये 1 डिग्री है। और यहाँ पर तो नजर आ रहा है हेलोजन सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है, तो इसकी बुक ने 1 डिग्री कहा हुआ है। अब इस केस में अगर मैं 1 डिग्री के साथ नंबर ऑफ हाइड्रोजन देखूंगा तो वो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। इस केस में हेलोजन के साथ नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन मैं स्टडी करूंगा तो यहाँ पर 3 आ रहे हैं। तो 1 डिग्री कार्बन के अंदर जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन की तादाद होती है उसको बेटा कितनी लेते हैं, 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है, ठीक। तो इसको याद रखिएगा, 1 डिग्री के अंदर जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं इट कैन बी 2 और इट कैन बी 3, सही है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन बन रहा है ठंडा। नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो बात कर रहा हूँ मैं, 2 डिग्री कार्बन की नंबर ऑफ हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इस वाले की। यस, इनकी बात नहीं कर रहा, इनकी बात नहीं कर रहा क्योंकि दे आर नॉट सेकेंडरी। सेकेंडरी किस, कौन डिफाइन कर रहा है इस एलिमेंट को, इस पूरे कंपाउंड को सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड कौन बना रहा है, ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड बना रहा है। इसमें सिर्फ एक कार्बन है और एक ही आएगा इसमें। यस, अब जो सर दूसरी एग्जांपल है वही मैंने कहा कि हमारी जो डेफिनेशन जो मैंने आपको शुरू में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी की बताई थी, तो उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसको 0 होना चाहिए। उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसको 0 डिग्री होना चाहिए, सही। लेकिन आपके पास सोर्स मेरे सामने मौजूद नहीं है। आपके सामने बुक के अंदर विचुअलिटी प्राइमरी कार्बन की या प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की डेफिनेशन में, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की डेफिनेशन में एग्जांपल दी हुई है, सही है। इसको प्राइमरी कंसीडर किया हुआ है आपके कोर्स में, ठीक है। और ये कॉमन है तो आपने इसको प्राइमरी ही कंसीडर करना है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये किसी फर्दर कार्बन से अटैच नहीं है तो सर ये प्राइमरी नहीं है, तो हम इसको प्राइमरी में ही क्लासिफाई करते हैं, सही है। तो ये हमारे पास एक एक मिसाल के तौर पे बेटा हमने हेलोजन बनाया है, सही है। एक अल्काइल हैलाइड बनाया है। इस अल्काइल हैलाइड के अंदर हमें सबसे पहले बॉन्डिंग को समझना है।
बॉन्डिंग वे समझेंगे। ये कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड बना हुआ है जिसको मैं सी एक्स बॉन्ड कहता हूँ, कार्बन हेलोजन बॉन्ड। अब ये कार्बन हेलोजन जो बॉन्ड है, ये आपके पास कौन सा बॉन्ड है? एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। वाई? क्योंकि आपके पास हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो हेलोजन पर आता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इस पे क्या चार्ज आएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉन खींचने का इम्पैक्ट है ना, ये आखिरी कार्बन तक जाएगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसकी हेलोजन की तरफ विदड्रॉ हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन हेलोजन की तरफ जा रहा होगा ड्यू टू इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत, जो कि हेलोजन की क्या है? ज्यादा है। इसके ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा, इसके ऊपर भी क्या चार्ज आएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है। अच्छा, ये जो कार्बन है इसका इलेक्ट्रॉन छिन रहा है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है। ठीक है। तो इसने पीछे वाले कार्बन पे भी उसके इम्पैक्ट डालना शुरू कर दिया, और इस पर भी क्या चार्ज आएगा? पार्शियल पॉजिटिव आएगा। और ये किसकी वजह से आएगा? ड्यू टू द अटैचमेंट ऑफ हेलोजन आएगा। अब इस प्रोसेस को, इसको हम बोलते क्या है? इसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम withdrawing electron towards itself। मतलब पोलराइजेशन क्रिएट हो जाए, पोल्स क्रिएट हो जाए किसी भी सिग्मा बॉन्ड की वजह से। इस बात कैसे लिखी बेटा? पोलराइजेशन, ये पोलराइजेशन जो आपके पास पोल्स क्रिएट हो रहे हैं, पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड व्हेन एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जब कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जो कि यहाँ पे कौन है? हेलोजन है। व्हेन एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विद ड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स इटसेल्फ। इस इम्पैक्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा? मतलब ये जो मैंने डेफिनेशन लिखी है, इस डेफिनेशन को इंग्लिश में हम बोलते हैं इंडक्टिव अफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको हम? इंडक्टिव अफेक्ट या नेगेटिव इंडक्टिव अफेक्ट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बुनियाद पे अपने पास आप क्या करें? इलेक्ट्रॉन्स को खींचे, पोल्स क्रिएट करें। दिस डेफिनेशन इज कॉल्ड एज, हाँ, दोनों सीट पे पॉजिटिव पार्शियल, पॉजिटिव पार्शियल कैसे? इन दोनों पार्शियल पॉजिटिव का जो नेट इम्पैक्ट होगा वो इस पार्शियल नेगेटिव के बराबर होगा। ये पूरा एटम, ये पूरा कंपाउंड ओवरऑल न्यूट्रल रहेगा। ये नेगेटिव ज्यादा, ये नेगेटिव अगर मिसाल के तौर पे इसकी वैल्यू -10 के बराबर, तो इसकी वैल्यू +7 और इसकी वैल्यू +3 के बराबर होगी। +-10 आपस में क्या होंगे? सेम होंगे। मैं समझाने के चाह रहा हूँ बेटा, समझाने ही चाह रहा था कि ये हेलोजेंस के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है। वो जो इम्पैक्ट है, वो तमाम कार्बन, जितने कार्बन चेन में मौजूद होंगे सबके ऊपर वो इम्पैक्ट जा रहा होगा, मोर और लेस। किसी पे ज्यादा जा रहा होगा, किसी पे कम जा रहा होगा। जो आपके पास नियर टू हेलोजन है, उसके पास से इलेक्ट्रॉन्स की जो आपके पास विड्रॉइंग है, इलेक्ट्रॉन जो उसके पास से खींच रहा है वो ज्यादा खींच रहा होगा टूवर्ड्स हेलोजन। ठीक है। अच्छा सर, इस दोनों पार्शियल पॉजिटिव कैसे? तो मैं कह रहा हूँ कि इसका पॉजिटिव और इसके पॉजिटिव का जो नेट होगा वो इस नेगेटिव के बराबर होगा। ठीक है। ओवरऑल नेगेटिव पॉजिटिव क्या होंगे? सेम होंगे। अब अल्काइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी, कि ये कितने रिएक्टिव होते हैं। अच्छा, अल्काइल हैलाइड्स की जो बेटा रिएक्टिविटी होती है वो दो चीजों पर डिपेंड करती है। नंबर एक, इस पर, अल्काइल हैलाइड्स की बॉन्ड एनर्जी पर, बॉन्ड एनर्जी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। ठीक हो गया। और नंबर बी किस पे? बॉन्ड पोलैरिटी। इन तीन चीजों पर, इन दो चीजों पर आपके पास आप अल्काइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी डिपेंड करती है। मतलब जितनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी, बॉन्ड एनर्जी का ज्यादा होने का मतलब क्या है? बॉन्ड आपके पास स्टेबल होगा। जितनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी उतनी ही ज्यादा आपके पास पोलैरिटी होगी। मतलब अगर पोल्स ज्यादा है, बॉन्ड टूवर्ड्स आयनिक है, आयनिक बॉन्ड है, तो वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। जब वो स्ट्रॉन्ग होगा तो उसकी एनर्जी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। सही है। तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड पोलैरिटी।
और बॉन्ड पोलैरिटी ज्यादा होने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आपके पास ज्यादा है तो इसका मतलब है कि पोल्स भी क्रिएट होंगे। सही है बेटा, बॉन्ड पोलैरिटी कुछ भी नहीं होती। लाइक अगर मैं हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान बॉन्ड बनाऊंगा तो माइनस प्लस, ये तो पता है, पोल्स क्रिएट हो जाएंगे क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समथिंग अराउंड 3.5 होती है और इसकी क्या होती है आपके पास 2.1। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या है, 1.4 है। तो जो पोल्स क्रिएट होंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स आपके पास विदड्रॉ हो रहा होगा वो ज्यादा विदड्रॉ हो रहा होगा बजाय किसके, आपके पास कार्बन और सीएल के बॉन्ड के। सीएल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगेन 3.5 है, इसकी कितनी होती है आपके पास 2.5। तो जो डिफरेंस आएगा वो 1 का आएगा। तो यहाँ पर पोलैरिटी क्या होगी, वीक होगी, पोल्स क्या होंगे, वीक होंगे। ठीक है बेटा, अल्काइल हाइड्रोजन में डायपोल मूवमेंट नहीं होता। तो बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड पोलैरिटी व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। और जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना ज्यादा कोई कंपाउंड क्या होगा, स्टेबल होगा। उतना ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। इस पूरे घराने का ताल्लुक रिएक्टिविटी से क्या होगा बेटा, अगर बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, बॉन्ड पोलैरिटी ज्यादा, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा इसका मतलब पोल्स क्रिएट हुए हैं, इट मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, ज्यादा है। और स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा है। जब स्टेबिलिटी ज्यादा है तो इन तमाम चीजों के साथ जो मेरा रिएक्टिविटी के साथ रिलेशन होगा बेटा, वो क्या रिलेशन होगा, इनवर्स रिलेशन ऑफ रिएक्टिविटी। अच्छा जी। अब अगर मैं थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एस्पेक्ट से बात करूं, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको इनकी याद होनी चाहिए, कम से कम हेलोजेंस की याद होनी चाहिए आपको बेटा। तो फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो तो आपको पक्का याद है, 4.0 होती है सर। फ्लोरीन के अलावा अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के होते हैं सर 3.0 पर 3.5, मैंने मिस्टेक में लिख दी थी, जो जहन में थी। ब्रोमीन की जो होती है बेटा 2.5। ब्रोमीन बेसिकली 2.8। ये सीक्वेंस याद रखिएगा, 4, 3, 2.8 और 2.5। ठीक है, हाइड्रोजन कार्बन की भी लिख लेते हैं। हाइड्रोजन की आपके पास होती है अगेन 2.1 और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखी इनकी आपको रटी भी होनी चाहिए, पेपर में इससे डिफरेंस पूछ लेता है या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हवाले से कुछ ना कुछ पूछ लेता है, वैल्यू भी पूछ लेता है कभी कभार। अच्छा, अगर मैं हाइड्रोजन और फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखूं, हाइड्रोजन और फ्लोरीन का, मतलब अगर हाइड्रोजन का बॉन्ड बना फ्लोरीन के साथ तो एच एफ का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा वो किसके बराबर आएगा, 1.9 के बराबर आएगा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं एच सी एल का देखूं तो एच सी एल का आएगा 0.9 के बराबर। कैसे निकलना इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, बेटा सिंपल वैल्यू माइनस करो, हाइड्रोजन 2.1 है, इसका 3.0, 3 में से 2.1 माइनस करेंगे 2.9 आएगा। इसी तरह अगर मैं एच बी आर का देखूं तो वो समथिंग अराउंड 0.7 आएगा। ऐसे ही है। इसी तरह मैं हाइड्रोजन और आयोडीन का बॉन्ड देखूं तो इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आएगा 0.4 आएगा। ये मैंने हेलोजेंस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखा है किसके साथ बेटा, हाइड्रोजन के साथ देखा है। अब अगर मैं कार्बन के साथ स्टडी कर लूं, कार्बन के साथ अगर मैं स्टडी करूं उनका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, तो आपके पास कार्बन और फ्लोरीन का जब बॉन्ड बनेगा तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क आएगा, फ्लोरीन 4.0, कार्बन इज 2.5। तो 2.5 और 4.0 में डिफरेंस जो आएगा वो आपके पास 1.4 का आएगा। ठीक है, कार्बन और क्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आएगा वो 0.5 का आएगा। कार्बन और ब्रोमीन का जो आएगा वो 0.3 का आएगा। और इसी तरह आयोडीन के साथ जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा वो अगेन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा, एक सवाल आया कि सर 1.9 1.7 से ऊपर तो बॉन्ड आयनिक बॉन्ड बनता है, ये तो कार्बन फ्लोरीन का कोवलेंट बॉन्ड बना है।
तो कार्बन फ्लोरीन का जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो नियरली स्ट्रॉन्गर होता है देन आयनिक बॉन्ड। क्यों? क्योंकि इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। आपके पास बनता तो एक कोवेलेंट बॉन्ड ही है, फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन देता है और फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या करता है, हाइड्रोजन को अपने पास क्या कर रहा होता है, ट्रैक कर रहा होता है। तो फ्लोरीन पे स्ट्रांगली नेगेटिव चार्ज आ जाता है और उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, स्ट्रांगली पॉजिटिव चार्ज आता है। और इसी स्ट्रांगली कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से, ये स्ट्रांगली पोलर कोवेलेंट बॉन्ड से यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी जनरेट होती है एचएफ के मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है। ये जो आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इतना ज्यादा है, इसे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा होने की वजह से आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी क्रिएट होती है किसमें बेटा, एचएफ के मॉलिक्यूल्स के अंदर। अच्छा, अब अगर इस बेस पे मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बनाऊं, अगर इस बेस पे मैं हेलोजेंस का ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जनरेट करूं, सॉरी बेटा 1.4 हो जाएगा, वो 1.5 हो जाएगा। थैंक यू। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेंस आपके पास क्या होगा कि सबसे ज्यादा जो स्टेबल है वो कौन है, कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड स्टेबल है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा लेस रिएक्टिव भी ये होगा। तो हाईली रिएक्टिव कौन होता है बेटा, कार्बन और आयोडीन इज मोर रिएक्टिव देन कार्बन और ब्रोमीन देन कार्बन और क्लोरीन। और सबसे लेस रिएक्टिव और हाईली स्टेबल कौन होता है, कार्बन और फ्लोरीन। ठीक है, तो ये आपने रिएक्टिविटी ऑर्डर याद रखना है किसका बेटा, अल्काइल हैलाइड्स का। दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। ये अल्काइल हैलाइड याद रखिएगा। अगर वो बोलता है कि हेलोजेंस का रिएक्टिविटी ऑर्डर बताओ, हेलोजेंस का, नॉट अल्काइल हैलाइड का, तो हेलोजेंस का रिएक्टिविटी ऑर्डर बेटा जो होता है वो क्या हो जाता है, ऑपोजिट हो जाता है। मतलब हेलोजेंस में आपस में रिएक्टिव कौन होता है, तो हेलोजेंस में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है बेटा, फ्लोरीन आपके पास मोस्ट रिएक्टिव होता है। देन फ्लोरीन के बाद आपके पास क्लोरीन इज रिएक्टिव। देन आपके पास ब्रोमीन लिक्विड इज रिएक्टिव। और सबसे लेस रिएक्टिव कौन होता है बेटा, आपके पास आयोडीन होता है। दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हेलोजेंस। तो ये दोनों रिएक्टिविटी ऑर्डर को आपने फर्क रखना है, हेलोजेंस का और किसका, अल्काइल हैलाइड्स का। नहीं बेटा, हाइड्रोजन फ्लोरीन इज अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ये स्ट्रॉन्गेस्ट पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ये स्ट्रॉन्गेस्ट होता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, और इस इतने स्ट्रॉन्गर होता है कि इसकी वजह से आपके इतने स्ट्रॉन्गर होता है कि आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट होती है इसमें। ठीक है, इसके स्ट्रॉन्गर होने की वजह से। रिएक्टिव ऑर्डर बेटा लास्ट में याद रखिएगा, वो रिएक्टिव ऑर्डर निकालना आसान है क्योंकि हमने उसकी क्या देखी है, इलेक्ट्रोनाइट, हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बुनियाद पे निकाला है। सही है। और अगर सिंगल सिंगल एलिमेंट की बात करेंगे तो जिसकी जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, रिएक्टिव हो जाएगा। अल्काइल हैलाइड की इंपॉर्टेंस की बात करें अगर, इंपॉर्टेंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो बेटा आपके पास अल्काइल हैलाइड्स में एक सब्सटेंस मिलता है जो बड़ा अच्छे से यूज होता है किसके अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, CHCl3, विच इज कॉमनली कॉल्ड एज क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म मिलता है अल्काइल हैलाइड्स की वजह से। CTC मिलता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसी तरह आपके पास टेफ्लॉन मिलता है। ठीक है, टेफ्लॉन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। ठीक है, तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये क्वेश्चन मार्क है जो आपने करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, किस लिए यूज होता है, टेफ्लॉन इज यूज बेसिकली, कोटिंग होती है जो आपके पास पेन्स होते हैं, उन पेन्स के ऊपर जो आपके पास कोटिंग होती है वो किसकी होती है बेटा, टेफ्लॉन की होती है। इसी तरह आपके पास कार्बन टेट्रा क्लोराइड CTC के नाम से जाना जाता है, CCl4। इसकी इंडस्ट्री इंपॉर्टेंस क्या है कि ये क्लीनिंग के अंदर, ठीक है, इसी तरह आपके पास मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के अंदर, और आपके पास ये कहाँ पे यूज होता है,
फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर इस्तेमाल होता है। ठीक है, इंडस्ट्रीज की इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह ये फायर एक्सटिंग्विशर। बेटा लेट मी चेक। बेटा जो रिएक्टिविटी होती है वो डिपेंड कर रही होती है किस पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के ऊपर। ठीक है, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होता है, एक सिंपल से लॉजिक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है तो इट मींस आपके पास स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। सही। इसी तरह आपके पास, इतनी लंबी कहानी भी याद नहीं रखो, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है वो ज्यादा स्टेबल है, जब वो ज्यादा स्टेबल है तो वो लेस रिएक्टिव है। ठीक है, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ये करेक्ट है। सही। रिएक्टिविटी ऑर्डर पे क्लेम आया था जो बेटा मैं इसके लिए कंफर्मेशन कर रहा था, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ठीक हो गया। सही। अच्छा, इसी तरह हमारे पास CCl4 पे आ गए थे। एक और कंपाउंड है जिसका नाम है बेटा इथाइलिन डाइब्रोमाइड। इथाइलिन डाइब्रोमाइड। ये इथाइलिन डाइब्रोमाइड किस लिए इस्तेमाल होता है? ये आपके पास एक लेडेड गैसोलीन होता है, मतलब लेड इन्वॉल्व होता है, जो बेसिकली इंजन को सेव करता है किससे, लेड ऑक्साइड्स और लेड सल्फर लेड। इंजन की प्रिवेंशन के लिए इस्तेमाल होता है एक फ्यूल जिसको आप बोलते हैं लेड गैसोलीन। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है आपके पास, इथाइलिन डाइब्रोमाइड। इथाइलिन डाइब्रोमाइड का बेसिकली फंक्शन क्या है? ये आपके पास लेडेड, लेड बेटा सिंबल जो आपके पास केमिकल उसकी बात कर रहा हूँ, लेडेड गैसोलीन कहते हैं, जो बेसिकली सेव करता है इंजन को, टू सेव इंजन फ्रॉम लेड ऑक्साइड एंड लेड सल्फर डिपॉजिट्स। ठीक है, तो ये इंजन की प्रिवेंशन के लिए इस्तेमाल होता है, लेडेड गैसोलीन। ठीक है, टेफ्लॉन C2F4। ठीक हो गया बेटा। CCl4 इज बेसिकली कार्बन टेट्राक्लोराइड। यस, रिएक्टिविटी ऑर्डर डिफरेंट होता है विद रिस्पेक्ट टू बॉन्ड एनर्जी, एग्जैक्टली। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड बॉन्ड पोलैरिटी के हिसाब से रिएक्टिविटी ऑर्डर डिफरेंट होता है। एग्जैक्टली सही कह रहे हैं आप। लेकिन आपके पास जब अल्काइल हैलाइड्स की स्पेसिफिकली बात आती है, जब अल्काइल हैलाइड्स की बात आती है तो रिएक्टिविटी ऑर्डर सेम रहता है। ये जो सामने लिखा हुआ है कि अल्काइल आयोडाइड इज मोस्ट रिएक्टिव, देन अल्काइल ब्रोमाइड, क्लोराइड एंड देन फ्लोराइड। ठीक है, यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑर्डर ये रहेगा। अब हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स बेस कौन कौन सी रिएक्शंस करते हैं, जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन रिएक्शन है इसके बेटा, अल्काइल हैलाइड्स के, इसको हम रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स भी कहते हैं।
टेफ्लॉन का फॉर्मूला बेटा आ गया, बहुत सारे बच्चों ने दे दिया, तो जिनके पास नहीं है वो गूगल पे जाके लिखे टेफ्लॉन, तो उसके फॉर्मूला में सब बता देगा। हाइड्रोजन के साथ हैलाइड के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा? बेटा हाइड्रोजन के साथ हैलाइड के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर अगेन वही होगा, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, देन हाइड्रोजन, डिपेंडिंग अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस रिएक्टिविटी ऑर्डर वी कैन डिटरमाइन। ठीक है। अच्छा, ये जो रिएक्शंस करता है इसके अंदर अल्काइल हाइड्राइड्स आपके पास कौन कौन सी रिएक्शंस करता है? एक बेसिकली आपके पास रिएक्शन करता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, जिसको आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं। मतलब आपके पास दे आर कॉल्ड एज सिंपली एस एन रिएक्शंस। इसका पर्पस क्या होता है? आपके पास हेलोजन क्या होता है, हेलाइड बेसिकली आपके पास क्या होता है, सब्स्टिट्यूट हो जाता है, SN2 SN1 कहते हैं इसको, शाबाश। और इसी तरह सब्स्टिट्यूशन के बाद एक रिएक्शन करता है जिसको आप कौन सा रिएक्शन बोलते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। इट ऑल्सो परफॉर्म्स एलिमिनेशन रिएक्शन, और सिंपल इसको ई रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है। इसके अंदर आपके पास हेलोजन ग्रुप होता है, या तो हेलोजन, अगर एक एटम होगा तो हेलोजन एटम, या पूरा ग्रुप, वो क्या हो जाता है बेटा, रिमूव हो जाता है। हेलोजन एटम और ग्रुप इससे रिमूव्ड। ठीक है। एक और तीसरा आपके पास कौन सा होता है इनके रिएक्शंस, वो आपके पास वर्ड्स सिंथेसिस होता है। वर्ड सिंथेसिस के अंदर क्या होता है, आपके पास अल्काइल हैलाइड्स की रिडक्शन होती है। ये रिएक्शन हम एक साथ बेटा बारी बारी देखते हैं, लेकिन ये इनकी समरी है। ठीक है। रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स होती है इन वर्ड सिंथेसिस। ये बेटा सेम न्यूक्लियोफिलिक है जो हमने सिंध बोर्ड के अंदर पढ़े थे, जो नॉर्मल न्यूक्लियोफिलिक है ये वही है। और एक आखिरी रिएक्शन होता है इसका, ये अलग अलग सोर्सेज के रिएक्शन है जो आपके एक साथ हम समझ करके पढ़ रहे हैं। रिएक्शन विद सोडियम लेड एलॉय, लेड सोडियम लेड एलॉय क्या बोलते हैं, क्या होता है बेटा, Na4Pb। ठीक है। तो ये चार रिएक्शन है, ये चार रिएक्शन है बेटा हमारे पास, जो किसके हैं, अल्लाह का भला करे, अल्काइल हैलाइड्स। बेटा वॉइस में देख लेता हूँ। एक मिनट, वॉइस की मैं सेटिंग देख लेता हूँ, हो सकता है कोई मसला हो। अच्छा जी, अब जो रिएक्टिविटी है वो तो हमें पता है कि डिपेंड करती है, रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स डिपेंड्स ऑन द अल्काइल रेडिकल या नंबर ऑफ कार्बन एटम। रिएक्टिविटी ऑर्डर हमने भी देख लिया थोड़ी देर पहले। वो क्या देखा था कि आपके पास कार्बन इज अटैच्ड विद आयोडाइड इज मोस्ट रिएक्टिव देन कार्बन अटैच्ड विद ब्रोमाइड, more reactive than carbon attached with chloride, more reactive than carbon attached with fluoride। ठीक है। तो ये बेसिकली रिएक्टिविटी ऑर्डर था। लेकिन अगर आपके पास इस तरीके से मौजूद हो कि CH3 आयोडीन भी लगा हुआ है, और आपके पास CH3 CH2 और आयोडीन लगा हुआ है, तो अगर ऐसा केस हो तो आपके पास कौन सा सब्सटेंस ज्यादा रिएक्टिव होगा? मतलब सेम अल्काइल ग्रुप हो बट डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन,
तो इसमें डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन है, तो मुझे बताइए कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा। मतलब यहाँ पर इस केस में ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगा, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, अब इसमें याद रखिएगा, इन केस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, इन केस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, लेस नंबर ऑफ कार्बन इज मोर रिएक्टिव, is more reactive than more number of carbons। बस तुक्का मार दिया उठा के हमने, सर की बात सुनी नहीं, दो वाला ज्यादा होगा। तो लेस नंबर ऑफ कार्बन आपके पास रिएक्टिव होता है बेटा मोर मतलब नंबर ऑफ कार्बन से। अच्छा जी, क्यों ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, ऐसा होने की वजह बेटा क्या होती है कि अगर आपके पास कोई एक सिंगल अल्काइल ग्रुप है और कम नंबर ऑफ कार्बन है, ठीक है, तो कम नंबर ऑफ कार्बन जब होता है तो वहां पर एक छोटा सा इम्पैक्ट होता है, छोटा सा इफेक्ट होता है, इसका नाम होता है स्टीयरिक हिंड्रेंस, जो भी हम ऐसे रिएक्शंस के अंदर आके देखेंगे। ठीक है, तो जो स्टेरिक हिंड्रेंस होती है वो बेसिकली कब ज्यादा होती है, जो स्टेरिक हिंड्रेंस को आसान लफ्जों में बिल्कुल एकदम लेमैन लफ्जों में समझ ले, कार्बन का रश, रश ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, रश ऑफ कार्बन एटम अगर कम होगा, ठीक है, रश ऑफ कार्बन एटम अगर कम होगा तो कार्बन इजिली रिएक्शन कर जाएगा। ठीक है, और रश ऑफ कार्बन एटम अगर आपके पास ज्यादा होगा तो आपके पास कार्बन रिएक्शन करने में रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये स्टेरिक हिंड्रेंस का छोटा सा याद कर लीजिएगा। वैसे हमारी किसी बुक के अंदर इसका टॉपिक है नहीं, लेकिन फिर भी एक लक्ष्य के तौर पर याद रख लें कि ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस ऐसा हमारे पास होता है। अच्छा जी, हम मूव करते हैं जरा रिएक्शंस की तरफ, और कौन सी रिएक्शन की तरफ मूव करते हैं? न्यूक्लियोफिलिक बेटा कुछ याद नहीं करना चलता। अब न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपको कह रहा है कि न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूट होगा, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट होगा। बेटा SN2 SN1 पे आ रहे हैं चंदा, अभी जरा पहले देखो। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अपने नाम से आपको समझा रहा है कि न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूट होना, आसान लफ्जों में एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एक वीक न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर दे। एक ऐसा रिएक्शन जो आपके पास इन विच स्ट्रॉन्ग nucleophile replaces a weak nucleophile। एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल उठाए वीक न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर दे तो सिंपली ये एसएन रिएक्शन होता है। और इसके दो मैकेनिज्म होते हैं, वो कौन कौन से दो मैकेनिज्म होते हैं? एक आपके पास SN1 मैकेनिज्म होता है और दूसरा आपके पास SN2 मैकेनिज्म होता है। कौन से बंदे SN1 करते हैं, कौन से अल्काइल SN2 करते हैं, ये सारी चीजें बेटा हम इसमें देख लेते हैं। एक SN2 होता है, दूसरा आपके पास क्या होता है, SN। इसको एक काम कर लेते हैं, हम नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं ले जाके, ताकि बीच में कंपैरिजन में हो जाइए। बहुत आला।
अच्छा जी, दो आपके पास मैकेनिज्म होते हैं। एक होता है आपके पास SN1 मैकेनिज्म या SN1 रिएक्शन। मैकेनिज्म ओवरऑल क्या है कि एक वीक न्यूक्लियोफाइल होगा जो पहले से जुड़ा हुआ होगा, उस वीक न्यूक्लियोफाइल को आकर कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल उसकी जगह से हटा देगा। मैकेनिज्म ये रहा, ठीक है। एक बंदा सीट पर बैठा होगा, कमजोर होगा, एक स्ट्रॉन्ग बंदा आएगा, उसको सीट से उठाएगा, धक्का देगा, खुद उसकी सीट पर बैठ जाएगा। तो एक वीक न्यूक्लियोफाइल की जगह स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आकर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज सिंपली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच अ weak nucleophile substitutes a strong nucleo sorry in which a strong nucleophile substitutes weak nucleophile। ठीक हो गया बेटे? SN1 फुल फॉर्म होता है बेटा, इसको यूनिमोलिकुलर बोलते हैं, SN2 बायोमोलिकुलर बोलते हैं। मैं इसकी मोलिकुलरिटी बनाता हूँ। अच्छा, SN1 के अंदर जो वन है, ये वन आपके पास शो कर रहा है बेसिकली, जो आपके पास वन है वो डिफाइन कर रहा है इसकी मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी मतलब यूनिमोलिकुलर। इसका जो मेन स्टेप होता है रिएक्शन का, जो कंसर्निंग स्टेप होता है, उसके अंदर एक मॉलिक्यूल हिस्सा लेता है, तभी इसको यूनिमोलिकुलर रिएक्शन बोलते हैं। और इसके अंदर जो दो लिखा हुआ है, इस दो का मतलब बेटा क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे होते हैं। इट इज सिंपली बाय मॉलिक्यूलर, पूरा नाम पढ़ेंगे तो यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बाय मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है। यूनिमोलिकुलर एक ऐसा रिएक्शन होता है जो आपके पास दो स्टेप्स में कैरी होता है। यूनिमोलिकुलर होता है, लेकिन इसकी जो क्या नाम है अकरेंस होती है, इसकी कंप्लीशन होती है, वो कंप्लीट होता है दो स्टेप्स में। वो दो स्टेप भी हम देखते हैं बेटा, ये पहले इनकी थोड़ा सा ओवरऑल एक डिस्कशन स्टडी कर लें। कंप्लीट इट इन 2 स्टेप्स, ठीक है। और इसी तरह आपके पास ये जो होता है बेटा, ये कंप्लीट होता है, कंप्लीटेड इन, दोनों मॉलिक्यूल आते हैं एक साथ ही धड़म भड़म मचाते हैं और एक ही स्टेप में आपके पास रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। अब इस रिएक्शन की कंप्लीशन किस तरह होती है, मैकेनिज्म किस तरह होता है, तो बेटा जरा उसके थोड़ी सी उसके वाले से बात कर लेते हैं। जब इसकी बात करते हैं तो ये सब 2 स्टेप में हो रहा है, तो 2 स्टेप का मतलब है ऑब्वियसली एक फर्स्ट स्टेप होगा और एक कौन सा स्टेप होगा, सेकंड स्टेप होगा। ठीक है। तो हम बात करते हैं बेटा फर्स्ट स्टेप की। रिएक्शन का ओवरऑल मैकेनिज्म क्या है? ओवरऑल मैकेनिज्म सर क्या है? स्टेप्स में टूटेगा, 2 स्टेप में होगा, सिंगल स्टेप में होगा, SN1 होगा, SN2 होगा। ओवरऑल मैकेनिज्म है क्या? पहले तो ओवरऑल मैकेनिज्म को थोड़ा सा बेटा अपने जहन में बिठा लीजिए कि आपके पास मान लेते हैं ये आपके पास एक अल्काइल हाइड है RX, ठीक हो गया। और एक बंदा है जिसको न्यूक्लियोफाइल कह रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कह रहा हूँ, वो आके इस पे क्या करता है, अटैक करता है। अब सर इसके ऊपर है पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर है पार्शियल पॉजिटिव। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो इसके ऊपर कंप्लीटली नेगेटिव है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का मतलब स्ट्रॉन्गली नेगेटिव है। स्ट्रॉन्गली नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन की शिद्दत से जरूरत है इसको, जरूरत ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, बल्कि शिद्दत से इलेक्ट्रॉन की, सॉरी इस इलेक्ट्रॉन की उल्टा बोल दिया, दिमाग उल्टा चल रहा है। इलेक्ट्रॉन्स इसके पास क्या है, मौजूद है, मतलब इसके ऊपर कंप्लीटली नेगेटिव चार्ज है। और इसके ऊपर कंप्लीटली नेगेटिव नहीं बल्कि पार्शियली नेगेटिव चार्ज है, मतलब ये आपके पास हल्का फुल्का इलेक्ट्रॉन अपने पास खींच रहा है। ये आपके पास एक वीक न्यूक्लियोफाइल है, ये आपके पास क्या है, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आएगा, इसको धक्का देगा इसकी जगह से, और इसको धक्का देके खुद आकर इसकी जगह पर अटैच हो जाएगा, RNU बना लेगा और इस न्यूक्लियोफाइल को बाहर फेंक देगा। अब सर क्या ये इस पे दोबारा से अटैक कर सकते हैं? इसका जवाब क्या होगा? रिपीट कर तुमने सवाल को। सर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आया, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ने वीक न्यूक्लियोफाइल को धक्का दिया और उसकी जगह आकर अटैक अटैक कर लिया। अब ये ग्रुप है, क्या ये दोबारा इस पे धक्का दे सकता है? तो अगर सर ऐसा होता तो ये रिएक्शन तो कंप्लीट ही नहीं होता। ये इसको धक्का देता, उसको धक्का देता, जिंदगी में धक्का धक्कम धक्का चलती रहती और कभी रिएक्शन ही कंप्लीट नहीं होता। तो ये बेटा वीक न्यूक्लियोफाइल कैन नेवर बी रिप्लेस है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। वीक न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस नहीं कर सकता, दोबारा से काम नहीं होगा।
ठीक हो गया। अब इसका फर्स्ट स्टेप क्या है, ये मैकेनिज्म ने 2 स्टेप्स में करना है। अभी जो फर्स्ट स्टेप होता है बेटा, याद रखिएगा, इसके अंदर हम जब भी इस्तेमाल करते हैं वो टर्शियरी एल्काइल हैलाइड इस्तेमाल करते हैं। टर्शियरी एल्काइल हैलाइड की भी रीजन दूंगा कि हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। टर्शियरी एल्काइल हैलाइड क्या होता है कि एक कार्बन जो हेलोजन से अटैच हो वो फर्दर 3 कार्बन से अटैच हो, तो बेटा वो टर्शियरी एल्काइल हैलाइड कहलाता है। ये टर्शियरी एल्काइल हैलाइड को हम करते क्या है, आयोनाइज करते हैं किसी भी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। एक्वस मीडियम के अंदर हम इसको क्या करते हैं, आयोनाइज करते हैं। तो ये आयनाइज होता है स्लोली, फीबली, आहिस्ता आहिस्ता बेटा ये आयनाइज होता है। और आहिस्ता आहिस्ता आयनाइज होता है तो मतलब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ से आपका बॉन्ड टूटने लग जाता है और ये इलेक्ट्रॉन लेकर गायब हो जाता है। जब ये इलेक्ट्रॉन लेकर गायब हो जाता है तो कार्बन के ऊपर कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज आता है। कार्बन 3 अल्काइल रेडिकल से कनेक्ट होता है, वो कनेक्टेड दिखा रहा हूँ। ये 3 अल्काइल रेडिकल से कनेक्टेड है और हेलोजन इससे अलग हो गया। दे आर ठीक है, तो दे आर ब्रेक इनटू देयर आयंस। ये अल्काइल अपने आयन से ब्रेक हो गया। ये पॉजिटिव आयन है, नेगेटिव आयन है। इस पॉजिटिव आयन को हम क्या बोलते हैं बेटा, कार्बोनियम आयन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कार्बोनियम आयन। इसकी 2 खास बातें हैं। पहली खास बात क्या है कि ये कार्बोनियम आयन है और वो आपसे पूछता है कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो कार्बन इस sp sp3, कार्बन इस sp2 हाइब्रिडाइज। तो कार्बोनियम आयन, और पूछते हो आपसे इन कार्बोनियम आयन विच व्हाट विल बी द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, तो कार्बन विल बी sp2 हाइब्रिडाइज इन कार्बोनियम आयन। ठीक है, शुरू में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 नजर आ रही थी क्योंकि इसकी अटैचमेंट 4 बंदों से थी। अब इसकी अटैचमेंट 3 बंदों से रह गई है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन मैकेनिज्म भी बदल जाएगा और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, यस बेटा, आयरेनियम आयन कॉल्ड एज आल्सो कॉल्ड एज सिग्मा कॉम्प्लेक्स। नाम लिखाया था ना, हम इसको बेंजोनियम आयन, अरेनियम आयन, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, कार्बोनियम आयन भी इनफेक्ट कहते हैं। अब फर्स्ट रिएक्शन में क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप के अंदर आपके पास आहिस्ता आहिस्ता वीक न्यूक्लियोफाइल अपनी जगह से निकलता गया। तो ये वीक न्यूक्लियोफाइल आपके पास बाहर चला गया, वीक न्यूक्लियोफाइल आपके पास बाहर चला गया और रिजल्ट में आपको कार्बोनियम आयन देकर चला गया और ये आपका था इस अल्काइल हैलाइड। अब सेकंड स्टेप के अंदर क्या होगा कि वो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल था, वो जो आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल था बेटा, वो सेकंड स्टेप में आकर क्या करना है, उसने अटैक करना है। सेकंड स्टेप, जो आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल था वो आके आपके कार्बोनियम आयन पर अटैक करेगा। तो ये रहा मेरा कार्बोनियम आयन। जल्दी इसको पढ़े, मैकेनिज्म किसी काम का नहीं है, इससे रेलिवेंट एमसीक्यूज पर आते हैं भी हम। तो क्या देगा, तो यहाँ पर आके स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो इस पर अटैक करेगा। जब इस पर अटैक करेगा तो इससे अटैचमेंट शो करेगा, अटैचमेंट शो करेगा तो कार्बन ये अपनी 3 जगह पर आ जाएगा और यहाँ पर आके आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा और ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, विल बी इन 2 स्टेप्स। अब रिएक्शन 2 स्टेप में तो कंप्लीट हुआ है, रिएक्शन कंप्लीट हुआ है 2 स्टेप में। अब जो 2 स्टेप में कंप्लीट हुआ है तो इस 2 स्टेप में एक आपके पास रेट डिटरमिनेटिंग स्टेप होता है। 2 स्टेप में एक स्टेप होता है रेट डिटरमिनेटिंग स्टेप, वो स्टेप जो किसी भी रिएक्शन का रेट डिटरमाइन कर रहा हो कि रिएक्शन कितनी देर में होगा। याद रखिएगा, अगर मैं कहता हूँ कि आपके पास 3 बंदे हैं जो डिनर पे बैठे हैं, 1, 2 और 3, ठीक है, तीनों का डिनर का अपना अपना टाइम होगा। अपने अपने टाइम से मुराद कोई 5 मिनट लेगा, कोई हो सकता है 8 मिनट ले, तीसरा वाला हो सकता है 10 मिनट ले ले। तो अगर मैं कहूँ कि टोटल जो खाना सर्व हुआ वो कितनी देर तक सर्व हुआ, तो हम इसके हिसाब से बताएंगे जो आखिर तक खा रहा था। तो इट मीन जो आपके पास स्लोएस्ट स्टेप होता है, स्लोएस्ट होता है वो आपका रेट डिटरमाइन कर रहा होता है। अब ये जो फर्स्ट वाली स्टेप है जो आयनाइज ब्रेक आयन में ब्रेक हुआ है, ये बेसिकली एक स्लो तरीन स्टेप है, स्लोएस्ट स्टेप है। तो ये जो स्लोएस्ट स्टेप है इसी स्टेप को आप क्या बोलते हैं बच्चे, रेट डिटरमिनेटिंग स्टेप बोलते हैं। इन रेट डिटरमिनेटिंग स्टेप के अंदर आपके पास एक सिंगल मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहा है।
एक ही मॉलिक्यूल है, उसको मैंने खोल के लिखा हुआ है। रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप के अंदर आपके पास एक सिंगल मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहा है। इट मींस, इसका मतलब मैंने आपको क्या बताया कि आपके मॉलिक्यूलैरिटी रिएक्शन की क्या है बेटा, 1 के बराबर है। ये सिंगल मॉलिक्यूल है। When single molecule is taking part in a rate determinating step, then the molecularity will be 1 के बराबर। ठीक है। अब अगर वो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखने को बोलता है कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखो, तो हम लिखते हैं स्लो स्टेप। बेटा समझा देता हूँ, रिएक्शन के 2 स्टेप है, पहले तो याद रखिएगा। अब जब 2 स्टेप है तो एक स्लो होगा एक फास्ट होगा। ये जो आयनिक रिएक्शन हो रहा है आयंस के दरमियान, जो सेकंड स्टेप है वो ऑलवेज फास्ट, आयनिक रिएक्शन फास्ट होता है। और जो आपके पास आयंस में ब्रेकिंग होती है, ये जो ब्रेकिंग होती है, ये ब्रेकिंग हमेशा क्या होती है बेटा, स्लो होती है। सही है। जब भी स्लो होता है तो स्लो स्टेप इज अ सिंगल स्टेप, और इसके अंदर एक ही मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहा है, सिर्फ एक ही बंदा रिएक्शन में हिस्सा ले रहा है जो अल्काइल हैलाइड है। क्या अल्काइल हैलाइड के अलावा कोई दूसरा रिएक्टेंट मौजूद है? नहीं। तो सिंगल मॉलिक्यूल रिएक्शन में हिस्सा ले रहा है, इट मींस आपके पास मॉलिक्यूलैरिटी क्या है, 1 के बराबर। अगर मल्टीपल मॉलिक्यूल्स होते तो मॉलिक्यूलैरिटी 1 के बराबर नहीं होती, 1 के अलावा होती है, जो हम SN2 के अंदर देखेंगे। ठीक हो गया? कभी बेट बात समझ में? कोई रात भर खाते रहे तो उसकी मॉलिक्यूलैरिटी रात भर चलती रहेगी। स्लो स्टेप इज डिटरमिनेटिंग स्टेप। जब इसकी बेटा मॉलिक्यूलैरिटी, इसकी इक्वेशन लिखेंगे, तो इक्वेशन क्या होगी, dx/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अच्छा, एक कहाँ से लिख रहा हूँ बेटा, ये काइनेटिक्स से लिख रहा हूँ, केमिकल काइनेटिक्स से, जो आपके पास फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ना है या पढ़ा हुआ होगा। मैं जरा यहाँ पे थोड़ी सी रिकॉल कराऊंगा, फर्स्ट ईयर के अंदर हम रेट लॉ पढ़ेंगे, तो वहां जाकर मैं इसको बता दूंगा कि dx/dt बेसिकली रिएक्शन का रेट बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। सर रिएक्टेंट यहाँ पर भी है, सर रिएक्टेंट यहाँ पर भी है, तो हम क्या दोनों जगह लिखेंगे? नहीं। dx/dt basically is directly proportional to the concentration of reactant in slow step या rate determinating step। तो rate determinating step में reactant ये रहा, तो dx/dt is directly proportional, proportionality के बाद constant आया k, is directly proportional to the concentration of reactant in slow step। तो concentration को हमेशा ब्रैकेट में लिख देते हैं। 3 कार्बन है R की सूरत में, अल्काइल की सूरत में, तो R3 बंद करके लिख रहा हूँ, attached carbon which is attached to halogen। ठीक है। तो उसको हम ऐसे करते बेटा 1 मिनट। यस। ठीक है। तो ये हमने इसी क्या लिख दी, काइनेटिक्स लिख दी। काइनेटिक्स का मतलब क्या है बेटा, ये याद रखिएगा, दिस इज द रेट एक्सप्रेशन फॉर SN1 रिएक्शन। ये स्टैंडर्ड ऐसी सूरत में लिखी जाएगी, रेट एक्सप्रेशन फॉर SN1 रिएक्शन, ये रेट एक्सप्रेशन कहलाती है। SN1। अब SN1 होता कब कब है रिएक्शन, SN1 कब होगा, जब आपके पास टर्शरी अल्काइल हैलाइड होगा। टर्शरी अल्काइल हैलाइड always proceed through SN1 mechanism। सर ऐसे क्यों होता है? अभी SN2 मेरे सामने कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इसकी वजह बता देता हूँ, भी बताऊंगा तो उसकी वो वैल्यूएबल नहीं होगा। टर्शरी अल्काइल हैलाइड ऑलवेज प्रोसीड थ्रू SN1 रिएक्शन, एक बात हो गई है। दूसरी बात, यहाँ पे जो सॉल्वेंट होता है वो सॉल्वेंट कौन सा होता है आपके पास, पोलर सॉल्वेंट होता है।
पोलर सॉल्वेंट होता है, और जो मीडियम होता है बेटा, वो मीडियम आपके पास होता है एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम में हमेशा एसिड रिएक्शंस होते हैं, और अल्कोहलिक मीडियम में हमेशा एलिमिनेशन रिएक्शंस होते हैं। फर्दर ये बात रिपीट करूंगा जब मैं एलिमिनेशन को क्या नाम है, खत्म करूंगा। तो पोलर सॉल्वेंट होता है, और जो आपके पास मीडियम होता है वो कौन सा होता है बेटा, एक्वस मीडियम होता है। इसी तरह आपके पास SN1 रिएक्शन के अंदर जो आपके पास टाइम होता है, एक्सटेंट होता है, एक्सटेंट ऑफ बॉन्ड ब्रेकेज, बॉन्ड का जो टूटना है, जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है आइंस में, क्या मुझे बताइए, वो सेम है किसके, एक्सटेंट ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन? नहीं। तो लास्ट वाली बात जो होती है बेटा वो क्या होती है, अनइक्वल होती है। मतलब एक्सटेंट ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन इज नॉट इक्वल टू एक्सटेंट ऑफ बॉन्ड ब्रेकेज इन SN1 रिएक्शन। बॉन्ड ब्रेकेज बहुत स्लो होता है, और बॉन्ड की जो फॉर्मेशन होती है बेटा वो क्या होती है, बहुत फास्ट होती है। सही। एक्वस मीन बेटा जो आपके पास वाटर मीडियम होता है, उस मीडियम की बात करते हैं। तो SN1 के अंदर हमने क्या क्या बातें की, SN1 आपके पास सिंगल मॉलिक्यूलर यूनिमॉलिक्यूलर होता है। यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब 2 स्टेप्स में होता है, ठीक है। 2 स्टेप्स का मतलब होगा सर 2 स्टेप में कंप्लीट होगा। एक स्लो स्टेप होगा जिसके अंदर बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा, एक फास्ट स्टेप होगा जिसके अंदर आपके पास बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा। तो ये बॉन्ड ब्रेकेज है, और दूसरा आपके पास क्या है, बॉन्ड फॉर्मेशन है। और बॉन्ड फॉर्म बेटा लास्ट बात कोई मुश्किल बात नहीं है, लास्ट बात कह रहा है बॉन्ड ब्रेकेज इज नॉट इक्वल टू बॉन्ड फॉर्मेशन। ये जो बॉन्ड ब्रेकेज हो रही है स्टेप 1 के अंदर, ये बॉन्ड ब्रेकेज कहलाएगी, और ये जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है बॉन्ड फॉर्मेशन कहलाएगी। तो नजर आ रहा है कि बॉन्ड ब्रेकेज जो एक स्लोली स्लो स्टेप है, एक आपके पास स्लो स्लो काम हो रहा है, और जबकि आपके पास बॉन्ड की जो फॉर्मेशन है वो एक आयोनिक रिएक्शन की मदद से हो रही है, आयन्स आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, इट विल बी अ फास्ट स्टेप। तो इन पर्टिकुलर SN1 रिएक्शन बॉन्ड ब्रेकेज की एक्सटेंड जो होती है वो नॉट इक्वल होती है बॉन्ड फॉर्मेशन के एक्सटेंड की। ठीक है भैया बेटा, मुझे पता नहीं क्यों फील आया था, मैंने रिकॉर्डिंग ऑफ की थी। देखते रहा करो भाई। अब SN2 मैकेनिज्म के अंदर आपके पास बायोमोलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल हिस्सा लेंगे। 2 मॉलिक्यूल कैसे हिस्सा लेंगे, पहले तो बात है ये सिंगल स्टेप का रिएक्शन है, तो इसमें 2 स्टेप्स की तो कहानी नहीं है। यहाँ पे लिख देता हूँ इसका सिंगल स्टेप। ये आपका सिंगल स्टेप में कंप्लीट होता है, एक स्टेप के अंदर। अभी होता कैसे सिंगल स्टेप के अंदर कंप्लीट बेटा, इसके मैकेनिज्म को देख लेते हैं। अच्छा, होता क्या है कि इसमें प्राइमरी अल्काइल हाइड इन्वॉल्व होता है। इट इन्वॉल्व्स प्राइमरी अल्काइल हाइड। अगेन कंपैरिजन की बात मैंने लास्ट में की थी कि लास्ट में करूंगा। अब इस रिएक्शन को देखें, ये आपके पास एक प्राइमरी अल्काइल हाइड है, कार्बन इज अटैच्ड टू हाइड्रोजन, फर्दर अटैच्ड टू 1 कार्बन, और ये हेलोजन इससे अटैच। इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ने आके अटैक किया है। जल्दी से वैलेंसी समझिए, इस कार्बन के ऊपर होगा पार्शियल पॉजिटिव, इस हेलोजन पे होगा पार्शियल नेगेटिव, न्यूक्लियोफाइल पे होगा कंप्लीटली नेगेटिव। दिस न्यूक्लियोफाइल विल सब्स्टिट्यूट टू वीक न्यूक्लियोफाइल, इस वीक न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करेगा। कैसे सब्स्टिट्यूट करेगा बच्चे, सब्स्टिट्यूट करने के लिए इसको क्या करेगा बेटे, सब्स्टिट्यूट करेगा। अच्छा, ये मैं ब्रैकेट बना रहा हूँ ट्रांजिशन स्टेट, इसको जरा समझिएगा ट्रांजिशन स्टेट को। होगा क्या, आपके पास ये न्यूक्लियोफाइल जिसमें नेगेटिव चार्ज है वो इस पॉजिटिव कार्बन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा होगा, आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिव कार्बन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा होगा और इस पर अटैक करेगा। जब ये पॉजिटिव कार्बन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा होगा, तो बेटा ये जो पॉजिटिव कार्बन है अपनी स्टेट बदलेगा। स्टेट बदले क्या, इसके पास एक क्या लगा हुआ था, हाइड्रोजन लगा हुआ था, दूसरा भी क्या लगा हुआ था, हाइड्रोजन लगा हुआ था,
और तीसरा एक कार्बन से अटैच था। ये इसकी टोटल कायनात थी। इसके ऊपर था पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। क्या था बेटा? पार्शियल पॉजिटिव। और इस पे अटैक किसने किया? इस न्यूक्लियोफाइल ने आके अटैक किया। तो न्यूक्लियोफाइल जब इस पे आके अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल इससे जुड़ने की कोशिश करेगा। न्यूक्लियोफाइल विल ट्राई टू बॉन्डेड विद दिस कार्बन। ठीक है। अब जैसे ही न्यूक्लियोफाइल आके अपनी जगह बनाएगा तो इस वीक न्यूक्लियोफाइल को यहां से निकलना है। तो वीक न्यूक्लियोफाइल अपना बॉन्ड क्या करेगा? ब्रेक करेगा। यहाँ पर SN1 मैकेनिज्म के अंदर बॉन्ड की फॉर्मेशन और बॉन्ड की ब्रेकेज एक अलग अलग स्टेप में हुई थी। एक स्टेप में बॉन्ड टूटा, दूसरे स्टेप में बॉन्ड बना। यहाँ पर सिंगल स्टेप के अंदर ही बॉन्ड बन भी रहा होगा कार्बन और न्यूक्लियोफाइल का, और सिंगल ही स्टेप के अंदर बॉन्ड ब्रेक भी हो रहा होगा बेटा किसका? कार्बन और हेलोजन का। मतलब बॉन्ड ब्रेकेज और बॉन्ड फॉर्मेशन विल अकर इन द सिमिलर स्टेप। एक सिमिलर स्टेप के अंदर आपके पास बॉन्ड ब्रेक भी हो रहा होगा, और उसी सिमिलर स्टेप के अंदर आपके पास बेटे बॉन्ड फॉर्म भी हो रहा होगा। ठीक है। तो ये बात सबसे याद रखनी है कि बॉन्ड ब्रेकेज एंड बॉन्ड फॉर्मेशन विल अकर इन द सेम स्टेट। अब ये डायग्राम क्या शो कर रही है? ये बेसिकली एक ट्रांजिशन स्टेट शो कर रही है। इस ट्रांजिशन स्टेट से हमें पता चल रहा है कि आपके पास बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ये एक ट्रांजिशन स्टेट है जो हमें डिफाइन कर रही है कि कार्बन हेलोजन बॉन्ड ब्रेकिंग की तरफ जा रहा है, टूट रहा है, और कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड जुड़ने की तरफ जा रहा है बेटा, वो फॉर्म हो रहा है। ठीक है। फॉर्मेशन और ब्रेकेज आपके पास सिमिलर स्टेप के एक ही स्टेप के अंदर होगी। अब एक ही मॉलिक्यूल है। अच्छा, इसका फाइनल मैंने स्टेप नहीं लिखा, फाइनल स्टेप भी बेटा लिख देता हूँ। फाइनल स्टेप बेटा ये सैरो की बात देख लीजिएगा। इस रिएक्शन का एक प्रोडक्ट बनेगा। वो प्रोडक्ट क्या बनेगा? कि आपके पास हेलोजन निकल जाएगा। दो हाइड्रोजन थे, H2C। एक आपके पास क्या लगा हुआ था बेटा? इतना खफला अंदाज में नहीं लिखता मैं, इसको अच्छे अंदाज में लिख देता हूँ। आपके पास एक फर्दर कार्बन लगा हुआ था और CH2 लगा हुआ था। हेलोजन था, हेलोजन तो निकल गया। यहाँ पर कौन आ गया बेटा? NU आ गया। एक वीक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आ गया, और वीक न्यूक्लियोफाइल बाहर निकल गया, इसकी जिंदगी क्या होगी? खत्म हो गई। दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है। अच्छा जी, अब इसकी रेट एक्सप्रेशन बनानी है। तो ये तो सारा काम सिंगल स्टेप में हुआ है। सारा काम सिंगल स्टेप में हुआ है, तो सिंगल स्टेप का रिएक्टेंट कौन है? सर सिंगल स्टेप के रिएक्टेंट एक नहीं है, दो है। ये दो रिएक्टेंट है। अच्छा, सिंगल स्टेप है तो सर यही रेट डिटरमिनेटिंग स्टेप है। दिस इज अ सिंगल स्टेप, और सिंगल स्टेप इज ऑल्सो अ रेट डिटरमिनेटिंग स्टेप। एक ही बंदे ने खाना खाया, 10 मिनट लिए तो खाना 10 मिनट खुला, 10 घंटे लिए तो खाना 10 घंटे खुला। तो यही रेट डिटरमिनेटिंग स्टेप है। तो हम इसी से ही रेट एक्सप्रेशन डिफाइन करेंगे। ठीक है। यस, ऑब्वियस सी बात है, रेट डिटरमिनेटिंग स्टेप ये स्लो स्टेप होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें ही बॉन्ड टूट रहा है, इसमें ही बॉन्ड जुड़ रहा है। सही। अब इसकी रेट एक्सप्रेशन लिखनी होगी हमको। तो जब इसकी रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे तो पता ही चलेगा, dx ओवर dt इज इक्वल्स टू k। अब दो रिएक्टेंट है। एक रिएक्टेंट है आपके पास RCH2 विद हेलोजन। ठीक है। और दूसरा रिएक्टेंट कौन है आपका? अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। तो जो रेट एक्सप्रेशन होगी वो इसका क्या होगी बेटा? सम के बराबर हो, सॉरी इनके प्रोडक्ट के बराबर होगी। सही। मल्टीपल जब रिएक्टेंट्स आते हैं तो उनकी कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई करते हैं टू राइट रेट एक्सप्रेशन। रेट एक्सप्रेशन लिखने के लिए उनकी कंसंट्रेशन को हम क्या करते हैं बेटा? मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा जी, ये तो हमारे पास प्रोडक्ट बन गया, यहाँ पर रेट एक्सप्रेशन हो गई है। इसका ऑर्डर देखें, अगर मैं इसका ऑर्डर निकालूं बेटा फर्स्ट वाले का, तो इसके ऊपर पावर क्या है? 1। तो इसका बेटा अगर ऑर्डर लिखा जाए तो इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो SN1 का ऑर्डर भी याद रखिएगा कि SN1 ऑलवेज प्रोसीड फर्स्ट ऑर्डर। इसका ऑर्डर निकालें तो इसकी पावर है 1, इसकी पावर है 1। ऑर्डर निकालने के लिए सम करते हैं, तो 1 + 1 आपके पास SN2 का जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वो आपके पास होगा बेटा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सही हो गया।
अब थर्ड ऑर्डर वाले रिएक्शन जो होते हैं, थर्ड ऑर्डर नहीं, सॉरी बेटा, थर्ड ऑर्डर तो होता है, लेकिन अभी सवाल ये पैदा हुआ कि सर जिसके आप बार बार बोल रहे थे, कंपैरिजन लिख लेते हैं हम। कंपैरिजन क्या हुआ सर यहाँ पर आपके पास कि ये जो परफॉर्म करते हैं, कौन परफॉर्म करते हैं? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ऑलवेज प्रोसीड थ्रू SN2 मैकेनिज्म। ठीक है। इसी तरह आपके पास इसके अंदर भी पोलर सॉल्वेंट होता है, एक्वस मीडियम होता है। तीसरी बात, इसमें जो आपके पास बॉन्ड की फॉर्मेशन और बॉन्ड की ब्रेकेज है, एक्सटेंट ऑफ बॉन्ड ब्रेकेज, इसके अंदर सेम होती है। एक्सटेंट ऑफ बॉन्ड ब्रेकेज इज इक्वल टू एक्सटेंट ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड की फॉर्मेशन और बॉन्ड की ब्रेकेज सेम होती है बेटा किसके अंदर आपके पास, क्योंकि एक ही लम्हे में बॉन्ड टूट रहा है और एक ही लम्हे में बॉन्ड जुड़ रहा है। तो जितनी देर में एक बॉन्ड टूट रहा होगा उतनी देर में बॉन्ड बन रहा होगा। तो यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकेज और बॉन्ड फॉर्मेशन का टाइम जो होता है वो सेम होता है, बट इन SN1 रिएक्शन आपके पास बॉन्ड ब्रेकेज और बॉन्ड फॉर्मेशन का टाइम क्या होता है बेटे, डिफरेंट होता है। आई होप ये बात अब क्लियर हो गई होगी। सही है। अब एक आखिरी चीज रह गई है, वो आखिरी चीज क्या रहती है हमारे पास? अच्छा, रिटेंशन और इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, वो थोड़ा सा मैं अभी होल्ड करता हूँ। फिलहाल ये बात क्या रह गई है कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड क्यों ऐसा करते हैं, टर्शियल हैलाइड ऐसे क्यों करते हैं? तो याद रखिए बेटा, अगर सुनिएगा इस बात को, अगर मैं टर्शियरी अल्काइल हैलाइड बनाऊं और सेकेंडरी क्या करते हैं सर, प्राइमरी और टर्शियरी के जो ट्रीटमेंट चले, हमने रट्टा मार ली, अब ये समझा रहे लेकिन हमने रट्टा मार ली, लेकिन सेकेंडरी क्या करते हैं तो भी देखिएगा। टर्शियरी अल्काइल हैलाइड क्या होता है? एक कार्बन जो फर्दर 3 कार्बन से कनेक्टेड है। प्राइमरी क्या हुआ सर? सर प्राइमरी हुआ कि एक कार्बन जो फर्दर एक कार्बन से कनेक्टेड है और आगे पीछे इसको हाइड्रोजन का सहारा है और ये हेलोजन है। ठीक है। अब होता क्या है, जब इसको सॉल्यूशन के अंदर रखता हूँ, जब इसको मैं टर्शियरी अल्काइल को सॉल्यूशन के अंदर रखता हूँ, न्यूक्लियोफाइल मेरे साथ होता है, तो होता क्या है बेटा, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल इतनी जरूरत नहीं कर पाता कि इस पर अटैक करे। मतलब एक स्टेप में आपके पास वीक न्यूक्लियोफाइल क्या हो रहा होता है, लीव कर रहा होता है, ये लीविंग न्यूक्लियोफाइल कहलाता है। दिस इज कॉल्ड एज लीविंग न्यूक्लियोफाइल या लीविंग ग्रुप। ये लिविंग ग्रुप आपके पास यहाँ से निकल रहा होता है। अच्छा, लिविंग ग्रुप इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेके निकलता है, मतलब इस कार्बन को स्टेबल करके निकलता है। तो इस कार्बन पे क्या देके निकलता है, पॉजिटिव चार्ज। क्या देके निकलता है? पॉजिटिव चार्ज। और लिविंग न्यूक्लियोफाइल यहाँ से गायब हो गया। अब इस कार्बन के पास कौन बचा? एक ऊपर वाला कार्बन, एक बाएं वाला कार्बन और एक दाएं वाला कार्बन। ठीक है, 3 कार्बन बच गया फर्दर। अब इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो गई है। क्या हो गई? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है तो इसके पेटी भाई मौजूद है ऊपर नीचे दाएं बाएं, मतलब आगे पीछे भी कार्बन मौजूद है। ये भी एक कार्बन है, ये भी एक कार्बन है, ये भी एक कार्बन है। तो इस कार्बन का रश, द रश ऑफ ऑल 3 कार्बन इस कार्बन के अराउंड हो जाता है, मतलब इसकी हमदर्दी में आ जाता है क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन छिन गया। तो ये इस कार्बोनियम आयन की स्टेट में एग्जिस्ट कर जाता है। इस कार्बोनियम आयन की स्टेट में ये कुछ टाइम के लिए एग्जिस्ट कर जाता है। मतलब सिंगल स्टेप में, एक ही स्टेप में किसी को अलाउ नहीं करता कि मुझसे आके बदतमीजी करे और मेरे मुझ पर आके अटैक करे। एक स्टेप में ये एक न्यूक्लियोफाइल को निकालता है और एग्जिस्ट करता है, स्टेबल रहता है। क्यों स्टेबल रहता है? क्योंकि इसको सहारा देने के लिए मौजूद है। लेकिन प्राइमरी कार्बन से जब न्यूक्लियोफाइल निकलता है, प्राइमरी कार्बन से जब न्यूक्लियोफाइल बेटे निकलता है, तो प्राइमरी कार्बन पे क्या कहानी आएगी कि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया, न्यूक्लियोफाइल निकल गया, यहाँ पर एक तरफ हाइड्रोजन, दूसरी तरफ हाइड्रोजन, तीसरी तरफ कार्बन। अब बेटा
ये इस स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर पाता। जब इस स्टेट में ये एग्जिस्ट नहीं कर पाता तो एक ही मौके पर, एक ही स्टेप के अंदर न्यूक्लियोफाइल निकलता भी है, उसी स्टेप के अंदर न्यूक्लियोफाइल आता भी है। तभी दे ऑलवेज कंप्लीट इन सिंगल स्टेप। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो यहाँ पे कार्बन का रश नहीं है, कार्बन की हमदर्दियां नहीं है, कोई इसको सहारा देने वाला नहीं होता, तो ये सिंगल ही स्टेप के अंदर दूसरे न्यूक्लियोफाइल को वेलकम कर लेता है। ठीक है? क्योंकि कार्बोनियम आयन इज नॉट मच स्टेबल इन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, दैट्स व्हाई इट इज ऑलवेज प्रोसीड थ्रू सिंगल स्टेप या वन स्टेप। द न्यूक्लियोफाइल इसको मौका ही नहीं देता, इसके ऊपर इतना डेंस पॉजिटिव होता है कि न्यूक्लियोफाइल फौरन आके अटैक कर लेता है। यहाँ पे डेंस पॉजिटिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस पे हमदर्दी देने वाले, इसको अपने इलेक्ट्रॉन्स की तरफ पुश करने वाले कार्बन्स मौजूद हैं आगे पीछे। यहाँ तो वैसी हाइड्रोजन है जो पहले से ही बोलता है भाई क्या नाम है, मैं खुद इलेक्ट्रॉन्स के मामले में बहुत गरीब हूँ। तो यहाँ पर इसलिए ये इस स्टेट में रह नहीं पाता। जब रह नहीं पाता तो ऑलवेज प्रोसीड थ्रू सिंगल स्टेप, और ये आपके पास डबल स्टेप में प्रोसीड करता है। ये डबल स्टेप वाली कहानी हो गई। इसको आसान लफ्जों में अच्छी बुक के अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस कहा जाता है। सही। लेकिन अच्छी बुक हमारी किताबों के अंदर इस्तेमाल नहीं किया हुआ। अब सर, व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड? 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड क्या करता है? अच्छा, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड जो है वो बड़ा चालाक है। क्यों चालाक है? क्योंकि सर ये आपके पास, ये अल्लाह का बंदा SN1 रिएक्शन भी करता है, दोनों को खुश रखता है। ये SN1 भी करता है और इसी तरह ये SN2 भी करता है। बस बेटे क्लास में खत्म करूंगा ना 10 बजे तक, टेंशन क्यों ले रहे हैं। ये आपके पास SN1 भी करता है और ये आपके पास SN2 भी करता है, बट इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। जो आप सॉल्वेंट दे रहे हैं उसकी नेचर पे डिपेंड करेगा। बता देता हूँ, अगर आपके पास बेटे, अल्लाहु अकबर, अगर आपके पास प्रोटिक सॉल्वेंट हुआ, मतलब प्रोटिक को आसान लफ्जों में आप कह सकते हैं पोलर। अगर आपके पास प्रोटिक सॉल्वेंट हुआ, इसको आसान लफ्जों में आप पोलर भी कह सकते हैं, तो ये आपके पास जाएगा किसके हक में? SN1 के हक में जाएगा। ठीक है? अगर आपके पास ए प्रोटिक सॉल्वेंट हुआ, इट विल प्रोसीड थ्रू SN2 मैकेनिक। ठीक है? अगर पोलर तो SN1 और अगर नॉन पोलर तो SN2 मैकेनिज्म। लफ्ज प्रोटिक का मतलब बेटा, प्रोटिक सॉल्वेंट एक ऐसा सॉल्वेंट होता है जो आपके पास प्रोवाइड करता है हाइड्रोजन एटम। ठीक है? इट विल एबल टू प्रोवाइड हाइड्रोजन एटम इन एनी सोल्यूशन। वो प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। हाँ जी। टर्शरी लेस स्टेबल एज कंपेयर टू प्राइमरी।
ये बेटा इस प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट, प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट नाम होता है इसका। नहीं बेटा क्लास वन कहाँ से हो गई, इस वर्ड को बनने लगी बुद्धि। हाउ प्रोटिक इज पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, SN1 SN2 से रेलिवेंट बेटा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हम क्लास एंड करके कल कोशिश करेंगे इस चैप्टर को निपटाएं नेक्स्ट क्लास में। कन्वर्जन ऑफ, सॉरी कन्वर्जन बोल रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ वैसे याद करने के लिए एक छोटी सी बात ही है, लेकिन उसके पीछे कहानी थोड़ी सी पता होनी चाहिए कि आपके पास जो SN1 मैकेनिज्म होते हैं, SN1 प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। ये SN1 प्रोडक्ट्स आपके पास बेसिकली होते हैं रेसिमिक मिक्सचर। दे आर सिंपली रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर मतलब क्या होता है, दे आर 50% इन्वर्जन और 50% रिटेंशन। अब इन्वर्जन रिटेंशन वही होती है कि आपके पास अपनी मिरर इमेज चेंज करना, कैसे होती है दिखा देता हूँ। SN2 जो होता है वो आपके पास रेसिमिक मिक्सचर नहीं होता, वो आपके पास 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, उसमें रिटेंशन नहीं होती। रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, जिसमें 50% इन्वर्जन हो और 50% क्या आपके पास रिटेंशन हो। सही। अब जरा इसको इस तरह देखिए, किस तरह कहने की चाह, एक टर्शियरी अल्काइल हाइड्राइड मेरे पास CH3 कार्बन, अगेन एक मिथाइल से अटैच है, यहाँ भी एक मिथाइल से अटैच है, और यहाँ पर एक हेलोजन अटैच हुआ है। ये एक टर्शियरी अल्काइल हाइड्राइड है। टर्शियरी अल्काइल हाइड्राइड जब अपने आइंस में ब्रेक होता है तो किस तरह ब्रेक होता है, आइंस में ब्रेक होगा तो आपके पास कार्बन पॉजिटिव हो जाएगा, एक तरफ CH3, दूसरी तरफ CH3, और एक CH3 आपके पास नीचे आ जाएगा। ये तीन CH3 आपके पास बेटा क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। अब जब तीन CH3 आपके पास आके मौजूद है तो ये आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट है। न्यूक्लियोफाइल के लिए ये आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट है, मतलब न्यूक्लियोफाइल इसकी भूख में बैठा हुआ था। ये जो आपका कार्बोनियम आयन आया, न्यूक्लियोफाइल आपके पास इसकी भूख में बैठा हुआ है, इसकी भूख में तलाश हुआ है। इसको मैंने ऊपर नीचे बना दिया, कोई बेटा ये साइंस नहीं है, आप इस तरह बना, इस तरह बना, ट्रायंगुलर शेप में किसी भी तरह बना सकते हैं। अब जब न्यूक्लियोफाइल को पॉजिटिव चार्ज मिला तो न्यूक्लियोफाइल सीधे हाथ से भी आगे अटैक कर रहा था, OH ग्रुप मान ले तो मेरा न्यूक्लियोफाइल था, और न्यूक्लियोफाइल मेरा इस तरफ से आके भी अटैक कर रहा था। न्यूक्लियोफाइल को खाली पॉजिटिव चार्ज चाहिए, वो थोड़ी देख रहा है कि मैं किस तरफ से अटैक करूंगा तो पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है तो न्यूक्लियोफाइल इज अटैकिंग फ्रॉम बोथ साइड्स। जब न्यूक्लियोफाइल दोनों तरफ से अटैक कर रहा था बेटे, तो आपके पास दो किस्म के प्रोडक्ट मिल रहे थे, आपके पास दो किस्म के प्रोडक्ट मिल रहे थे। वो कैसे मिल रहे दो किस्म के प्रोडक्ट, देखिए बेटा, दो अलग प्रोडक्ट नहीं मिल रहे थे,
दो अलग प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं कहूंगा मैं इसको, ये आपको दो किस्म के प्रोडक्ट मिल रहे थे। वो कौन से दो प्रोडक्ट थे, अब पता चल जाएगा। जब न्यूक्लियोफाइल इस तरफ से आके अटैक करेगा, जब न्यूक्लियोफाइल लेफ्ट हैंड से आके अटैक करेगा, ठीक है, तो आपके पास जो लेफ्ट हैंड कहते हैं, बैक हैंड कहते हैं, यहाँ से आके अटैक करेगा, तो आपके पास बेटे जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसे बनेगा, ओ एच यहाँ पहले आएगा, देन आपके पास कार्बन आएगा, सी एच थ्री अपनी पोजिशन ऑक्यूपाई करेंगे, एक सी एच थ्री यहाँ पर, एक सी एच थ्री यहाँ पर, एक सी एच थ्री यहाँ पर, इस तरीके से। ठीक हो गया। लेकिन जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा फ्रॉम फ्रंट, सामने से आके अटैक करेगा, मर्दों का मुकाबला करेगा, तो आपके पास प्रोडक्ट इस तरह बन जाएगा। और एक सी एच थ्री कहां पर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अच्छा, इन्वर्जन और रिटेंशन का कॉन्सेप्ट क्या है, आपके पास क्लोरीन इस साइड पे लगा हुआ था, क्लोरीन आपके पास मान लेते हैं राइट हैंड साइड पे लगा हुआ था, और जो नेक्स्ट प्रोडक्ट आया वो भी राइट हैंड साइड पर आया, तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज रिटेंशन। ये क्या कहलाएगी, रिटेंशन कहलाएगी। क्लोरीन लगा हुआ था फ्रॉम पेरेंट, इन पेरेंट मॉलिक्यूल, पेरेंट मॉलिक्यूल कह लें, अब जो बिल्कुल स्टार्टिंग का रिएक्टर था, क्लोरीन लगा हुआ था लेफ्ट हैंड साइड पे, और क्लोरीन को जिसने सब्स्टिट्यूट किया वो आ गया राइट हैंड साइड पे, तो सिंपली लॉजिकली दिस इज इन्वर्जन। ये क्या होगी बेटा, आपके पास इन्वर्जन होगी। अब अल्काइल हैलाइड के अंदर 50% आपके पास इन्वर्जन होती है SN1 के अंदर, और 50% आपके पास रिटेंशन होती है। और दुनिया का ऐसा मिक्सर, दुनिया का ऐसा कोई सा भी मिक्सर जिसमें 50% इन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल हो और 50% रिटेंशन ऑफ मॉलिक्यूल हो, दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज रेसिमिक मिक्सचर। ये क्या कहलाता है आपके पास, रेसिमिक मिक्सचर। बेटा इन्वर्जन क्यों समझ में नहीं आया साथी, बेटे इन्वर्जन में क्यों मसला नहीं है, नाम से समझे, लॉजिकली समझे, आसान चीज है। क्लोरीन आपके पास इस तरफ लगा हुआ था, सीधा उल्टा आदि कह दें इसको, पॉजिटिव एक्स कह दें, नेगेटिव एक्स कह दें, क्लोरीन आपके पास इस तरफ लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन इसके नतीजे में जो प्रोडक्ट मिला है, इसके नतीजे में जो प्रोडक्ट मिला है, क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट करने वाला जो बंदा है वो कौन है, ओ एच है। ओ एच ने क्लोरीन की जगह नहीं ली, बल्कि अपोजिट डायरेक्शन में आके लग गया। तो ये दिस स्ट्रक्चर इज इनवर्स, इनवर्स स्ट्रक्चर ऑफ अबव, ये इसका इनवर्स है। इनवर्स तब समझ में आएगा जब बेटा रिटेंशन वाला समझ में आ चुका होगा, तब इन्वर्जन समझ में आएगा। कैसे बेटा, ये आपके पास क्लोरीन लगा हुआ है फ्रॉम पॉजिटिव टू पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव एक्स मतलब एक्स एक्सिस की तरफ लगा हुआ है, या कह दें सीधे हाथ पे लगा हुआ है, राइट हैंड पे लगा हुआ है। क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट करने वाला बंदा भी कहाँ पर आया बेटा, राइट हैंड पर आया है। तो ऐसा प्रोडक्ट क्या कहलाता है, रिटेंशन कहलाता है। जहां पर आपका क्लोरीन लगा वहीं पर होगा, चाहे दिस इज सिंपली रिटेंशन। लेकिन अगर आने वाला बंदा ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाए, तो उसको हम बोलते हैं इन्वर्जन। क्या बोलते हैं इसको हम, इन्वर्जन। और SN1 मैकेनिज्म के अंदर 50% इन्वर्जन होती है और 50% क्या होती है, रिटेंशन। और दुनिया का ऐसा मिक्सचर जिसमें 50% इन्वर्जन हो, 50% रिटेंशन हो, दिस मिक्सचर इज कॉल्ड एज रेसिमिक मिक्सचर। क्या बोलते हैं इसको, रेसिमिक मिक्सचर। लेकिन SN2 मैकेनिज्म में देखें, SN2 मैकेनिज्म के लिए मैंने स्टेटमेंट क्या लिखी है कि SN2 मैकेनिज्म इज बेसिकली 100% इन्वर्जन, 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इसको लिख लें, वो कैसे, SN2 की डायग्राम पर आ जाए। SN2 की जब डायग्राम पर आऊंगा मैं, तो मुझे नजर आ रहा है SN2 की डायग्राम में कि आपके पास एक तरफ से, अच्छा ये जो मैंने बनाया ना, ये थोड़ा सा डायग्राम लॉजिकली मिस्टेक है, लेकिन इसको आप समझ जाएंगे आप। होता क्या है कि एक तरफ से एक्स निकल रहा होता है, इस लॉजिकली मिस्टेक को इसे ही कर देते हैं, इसको लॉजिक मिस्टेक रहने नहीं देते, इसको ही कर देते हैं इस तरीके। आपके पास एक तरफ से एक्स निकल रहा है, लीविंग न्यूक्लियोफाइल है, तो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल कभी भी इस तरफ नहीं आ सकता। जिस तरफ पहले से एक बंदा निकल रहा है, एक दरवाजे से एक बंदे के निकलने की गुंजाइश है, तो वहां से दूसरा बंदा दाखिल नहीं हो सकता। तो एक तरफ से न्यूक्लियोफाइल निकल रहा है, तो अटैकिंग कभी भी इस डायरेक्शन में नहीं आएगा, वो अटैकिंग हमेशा इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है। अब जितने भी अटैकिंग मॉलिक्यूल होंगे वो यहाँ से आके अटैक करेंगे, फ्रंट से आके कोई भी अटैक नहीं करेगा। जब फ्रंट से कोई भी अटैक नहीं करेगा, तो दो किस्म के इन्वर्जन और रिटेंशन नहीं मिलेंगे, सिर्फ इन्वर्जन मिलेगा।
सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा बेटा, इन्वर्जन मिलेगा। आपका प्रोडक्ट सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड से बनेगा, ऑपोजिट साइड से बनेगा। तो ये 100% इन्वर्जन होती है, और इसके अंदर 50% इन्वर्जन होती है, और 50% बेटा क्या होती है, रिटेंशन होती है। अच्छा जी, जाते जाते बस इसका आंसर बता दें। विच वन इज गुड लिविंग ग्रुप? गुड लिविंग ग्रुप कौन सा है? आपको ए में दिया हुआ है इसने ओ एच नेगेटिव, आपको बी में दिया हुआ है इसने एफ नेगेटिव, आपको सी में दिया हुआ है इसने सी एल नेगेटिव, आपको डी में दिया हुआ है आई आई। विच इज द गुड लिविंग ग्रुप, जो आसानी से निकलता है? तो आसानी से कौन निकलता है बेटा? हमेशा डी, आयोडीन, क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होता है, तो इसका वीक बॉन्ड होता है। जब वीक बॉन्ड होता है तो ये आसानी से आपके पास लीव कर जाता है। ठीक हो गया? ठीक है बेटा, कल हम फर्दर एलिमिनेशन रिएक्शन को देखेंगे, और एलिमिनेशन रिएक्शन के साथ साथ फर्दर कुछ इन चीजों की बात करेंगे, और कल कोशिश करेंगे इसको खत्म करें। ज्यादा बड़ा चैप्टर ये है नहीं, तो कल मतलब नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम इसको खत्म करेंगे।